कीपिंग हेल्दी पार्ट 2 क्लास 5 पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि हमने पढ़ा था प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, रफेज, वाटर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इस कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने बैलेंस डाइट के ऊपर में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर डिजीज? डिजीज क्या होता है? डिजीज यानी बीमारी, एक तरह से हम बोलेंगे उसे बीमारी। अब बीमारी में भी क्या है, दो पार्ट्स हैं, एक है कम्युनिकेबल और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी डेफिशिएंसी डिजीज। अभी हमने विटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, तो विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी ये एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से, यानी एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति से दूसरे को नहीं होती है, यानी कि इट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक से दूसरे में नहीं जाती है। डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, यानी कि ये एक दूसरे को क्या नहीं करती, यानी एक दूसरे से फैलती नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये कौन सी डिजीज है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ विटामिन एंड मिनरल इन आवर बॉडी कॉज सर्टेन डिजीज, यानी कि जब आप कुछ भी खाते हो और आपको उससे न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, यानी कि आप अगर जंक फूड खाते हो उसमें आपको विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं, उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। यानी कि आपको हेल्दी फूड खाना है जिससे कि आपको क्या ना हो, डेफिशिएंसी डिजीज ना हो। आप ये पढ़ रहे हो ना डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में, इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा फूड खाना है। ऐसे नहीं है ना कि आपको पता ही नहीं है हम ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए है कि आपको पता चले कि अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हो तो आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ विटामिन एंड मिनरल इन अवर बॉडी कॉज सर्टेन डिजीज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो अब कौन कौन से डिजीज है वो हम देखते हैं। विटामिन ए की कमी से, सबसे पहले विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है, उसके सिम्टम्स क्या है वो देखते हैं। तो सिम्टम्स क्या है, उसमें आपको दिखाई कम देता है, यानी जब आपको कम दिखाई देता हो तो इसका मतलब आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है, विटामिन ए की कमी है। अब विटामिन ए से कौन सी डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि आपको कम दिखाई देता है रात को, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी आपको होती है, यानी डिजीज जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस। और कौन कौन से फूड आपको खाने चाहिए, यानी आपको अपनी डाइट में कौन से फूड को लेना चाहिए, वो है लीफी वेजिटेबल, यानी जो लीफी वाली वेजिटेबल्स हैं वो कैरेट, स्वीट पोटैटो, पंपकिन, टोमेटो, पपाया, मैंगो, एग यॉक, ये सारे क्या है, विटामिन ए से रिच है। अगर विटामिन ए किसी चीज में है उसका पता लगाना है तो आप कोशिश करो रेड येलो वाले जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनमें विटामिन ए बहुत होता है। अब विटामिन बी में की कमी से क्या होता है, उस जो आपकी बॉडी की जो मसल्स है ना वो कमजोर हो जाते हैं। तो सिम्टम्स आपको कैसे पता चलता है कि मेरी बॉडी में विटामिन बी की कमी है, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, नर्व्स वीक हो जाती है, जल्दी से आपको क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि पैरों में मोच आ जाती है और आप थके हुए रहते हो। विटामिन बी की कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो है बेरी एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मसल मतलब आपकी जो नसें हैं या नर्वस सिस्टम है उनके साथ में छेड़खानी होती है। इवन अगर बेरी है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो विटामिन बी की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, किसी को हार्ट अटैक तक आ जाता है ऐसी बीमारी से। सो विटामिन बी की कमी आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। अब आपको कौन से फूड खाने चाहिए, आपको खाना चाहिए स्प्राउट, जितना स्प्राउट खा सकते हो उतना आपके लिए हेल्दी। होल ग्रेन यानी दालें खाओ, जितने आप दाल खाओगे उतना अच्छा। व्हीट खाओगे, दलिया खाओगे, ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अनपॉलिश राइस तो खाओ, लेकिन अनपॉलिश राइस खाओगे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारा रफेज होता है। मिल्क, नट्स, मीट, ये सब में विटामिन बी होता है। विटामिन सी जो है उससे कौन सी बीमारी होती है और क्या सिम्टम्स है। अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपको सिम्टम्स क्या होगा, आपकी जॉइंट्स जो है, आपकी हड्डियां जो है वो स्वलन हो जाएगी, यानी थोड़ी सी मतलब कि फूल जाएगी। दांतों में जो है वो ब्लीडिंग जल्दी होता है, ठीक है,
कैविटीज जल्दी से हो जाते हैं, तो ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। और इससे कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। स्कर्वी बोलते हैं जब आपके जो दांतों से खून निकल जाता है, ये सारी चीजें होती हैं, दांतों में बहुत सारा प्लैक जमा हो जाता है, दैट इज अ स्कर्वी। और कौन कौन से खाने चाहिए? खट्टी चीजें आपको खानी चाहिए। जितनी खट्टी चीजें खाओगे आपकी गम की ब्लीडिंग कम होती है, यानी कि इंडियन गूसबेरी, आंवला, कैप्सिकम यानी ग्रीन और रेड पेपर, और सारे ग्रे फ्रूट, लेमन, पपाया, पाइनएप्पल, एप्पल, ऑरेंज, इन सब में विटामिन सी होता है। कीवी हो गया, टमाटो, कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गई, गुआवा हो गया, ये सब में क्या है? विटामिन सी है। अगर आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विटामिन सी भी आपको लेना है, यानी अपने डाइट में ये सारी चीजें खानी है। आंवला बहुत कम लोगों को पसंद है, लेकिन खाना चाहिए आंवला। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से जो है बीमारियां होती हैं, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपके हड्डियां जो है वो बड़ी ही कमजोर हो जाती हैं, यानी कि पिजन चेस्ट, ये जो आपका सी शेप में बन रहा है ना, ये सब विटामिन डी की कमी की वजह से बनता है। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो जाता है कि आपने कभी देखा होगा, नोटिस करा होगा, छोटे बच्चों के पैरों में सी सा बना होता है। अगर आपने कभी किसी बच्चे का देखा है तो आपने क्या करना है? उन्हें रिकमेंड करना है कि आप उनको डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि उनमें क्या प्रॉब्लम है? विटामिन डी की कमी है। तो आप देख सकते हो और पहचान सकते हो कि किस बच्चे को किसकी कमी है। तो आप भी एक तरह से क्या बन सकते हो? एक क्या बोल सकते हैं? वॉरियर बन सकते हो, है ना, कि आप सजेस्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। तो विटामिन डी की वजह से पिजन चेस्ट होता है, यानी टाइनी एंड अनडेवलप्ड एंड बोल्ड लेग। नेक्स्ट उससे क्या बीमारी होती है? डिजीज का क्या नाम है? रिकेट। इससे क्या बोलते हैं? डिजीज को क्या बोलते हैं? रिकेट। यानी या तो पैर बाहर की तरफ होंगे या पैर अंदर की तरफ सी शेप में बनेंगे, तो दैट इज अ रिकेट। अब कौन कौन सा रिकमेंड फूड है? वो है सनलाइट। सनलाइट जो है वो नेचुरल सोर्स है। मॉर्निंग वॉक में जो आपको विटामिन डी मिलेगी। कॉड लिवर ऑयल, यानी कॉड का मतलब होता है फिश के लिवर ऑयल होता है, उसे खा सकते हो। इवन वेजिटेरियन वाले भी मेडिसिन के तौर पे तो आप खा सकते हो। तो ये ऑयल है, ये बेटर सोर्स है विटामिन डी का। टूना फिश, सैल्मन, ये फिश के नेम है, इनमें विटामिन डी होते हैं। दूसरा है फोर्टिफाइड मिल्क। मिल्क नॉर्मल जो मिल्क पीते हो उस मिल्क को नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात करी जा रही है फोर्टिफाइड मिल्क की। फोर्टिफाइड मिल्क का मतलब यानी मिल्क में इतने सारे न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, उस न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए उसमें विटामिन डी ऐड ऑन किया जाता है, तो उस तरह के मिल्क को हम बोलेंगे फोर्टिफाइड मिल्क। तो इनमें विटामिन डी होता है। नेक्स्ट आपका आता है मिनरल, कैल्शियम। यानी कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है? बोन में प्रॉब्लम आती है, यानी आपके जो बोन्स है ना वो क्या हो जाते हैं? ब्रिटल हो जाते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा आपके नेल्स कभी टूटते हैं, किसी के भी आप देखोगे नेल्स जो है ना वो टूट रहे हो। नेल्स अगर टूट रहे हो ना तो इसका मतलब उसमें किस चीज की कमी है? कैल्शियम की कमी है। यानी बोन्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं और वो जल्दी से टूट जाते हैं। ब्रिटल बोन्स, यानी इनके जो डिजीज का नाम क्या है? ब्रिटल बोन्स। और दूसरा रिकमेंड फूड क्या क्या है? मिल्क, एग, फिश, मीट एंड लीफी वेजिटेबल्स। इन सब में क्या होता है? कैल्शियम होता है। सो यू हैव टू टेक कैल्शियम ऑल्सो। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन का जो सिम्टम है वो क्या है? आपके नेक स्वेलिंग हो जाती है, यानी नेक में बम जैसा जो होता है ना वैसे आपके निकल के आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे लेडी का, यहाँ पे क्या है आपके, इसमें जो है स्वेलिंग हो गई है नेक में, तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं हम इसे। तो गोइटर हो गया। अगर ये इन्होंने क्या खाया होता? आयोडीन वाला जो सॉल्ट है, यानी जो नमक आपको मिलता है ना, उसे खाया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। सी फूड और वेजिटेबल्स, इनमें आयोडीन होता है। वेजिटेबल्स में बहुत आयोडीन नहीं होता पर थोड़ा होता है, लेकिन जितनी आपकी बॉडी को जरूरत होती है उतनी आपको मिल जाती है। सो यू हैव टू ईट वेजिटेबल ऑल्सो। सो व्हाट आर द रिकमेंड फूड? आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड एंड वेजिटेबल्स। सो नेक्स्ट वन इज iron. What are the symptoms if you having a deficiency of an iron? You look pale, you feel tiredness, even unhealthy also. यानी आपको टायर्डनेस लगेगी, आप पेल यानी येलो से दिखेंगे, यानी बुझे दिखेंगे और अनहेल्दी दिखोगे। और डिजीज को क्या बोलते हैं? इससे आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होता है उसे हम बोलेंगे एनीमिया। यानी कभी कभी कहते हैं ना कि ये एनीमिक तो नहीं है। आप अगर अनहेल्दी हो, आपको लगता है कि आप बहुत रेस्टलेस हो, देन यू हैव टू गो फॉर अ टेस्ट ऑफ आयरन। हो सकता है आपको एनीमिया हो। तो आपको कौन कौन सा फूड खाना चाहिए जिससे कि आपको एनीमिया नहीं हो? ग्रेप्स, डेट, बनाना, स्पिनच यानी पालक, जैगरी, मीट में लीवर पार्ट आप अगर खाते हो तो, नॉनवेज खाते हो तो उसमें मीट में जो है लीवर पार्ट उसमें होता है आयरन। देन
कम्युनिकेबल डिजीज। अब हमने पढ़ा था ये सारी जो डिजीज थी ये थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अब ये है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि ये जो डिजीज है ये एक पर्सन से यानी कि एक से दूसरे में कांटेक्ट के थ्रू होता है, यानी कि कांटेक्ट के थ्रू जो डिजीज फैलता है उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। यानी डिजीज जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट से हो, दैट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। और इसको कम्युनिकेट करने के लिए इसमें क्या है, माइक्रोब्स और जर्म्स यानी छोटे छोटे कीड़े, जैसे हम बोलते हैं ना जर्म्स या वे वायरसेस होते हैं ना, ये इरिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जर्म्स और माइक्रोब आर टाइनी ऑर्गेनिज्म। टाइनी मतलब बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए टाइनी बोला, टाइनी मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता होगा। एडवर्टाइजमेंट टीवी में आता है, उसमें आपने देखा होगा कि ये डिसइंफेक्टेंट यूज करो, इसमें से बिल्कुल भी जर्म्स फ्री आ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब दिखाते हैं ना, वो किससे दिखाते हैं, लेंस से दिखाते हैं। रीजन क्या है कि वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, यू कैन सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ओनली। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। अब जरूरी नहीं अब ये बोलें कि जर्म्स और माइक्रो, हम तो साफ सुथरी जगह में बैठते हैं, फिर कैसे हो जाता है। इसके लिए भी एजेंट्स हैं कि कोई आपकी बॉडी तक पहुंचाता है और आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो। कैसे देखते हैं, यहां पर प्रोटोजोआ आया, यानी सबसे पहला जो माइक्रोब्स है वो है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ कैसा होता है, ये देखो, ये माइक्रोस्कोप से देखा हुआ, ये एमोबिया है, एमोबिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे जो है, ये पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे जो है प्रोटोजोआ है, इसके नाम दिए हुए हैं। एमोबिक, यहाँ नहीं, आप आगे जाके पढ़ोगे कि एमोबिया क्या होता है, पैरामीशियम क्या है, यूग्लिना, ये सब आप हायर स्टडीज करोगे, जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में जाते होगे आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी मिलेगी। यानी ये प्रोटोजोआ जो है ये कौन सी डिजीज करता है, मलेरिया। आप बोलोगे मलेरिया तो मच्छर फैलाता है, फिर यहाँ पर प्रोटोजोआ कैसे आ गया। जी हाँ, मच्छर जो है वो एजेंट है, यानी जो मॉस्किटो है वो प्रोटोजोआ को कैरी करके दूसरे की बॉडी में डाल देता है जिससे मलेरिया हो। यानी मलेरिया कॉजिंग जो प्रोटोजोआ है उसे एनाफिलिस मॉस्किटो लेके जाता है जो कि आपको मलेरिया करता है। एमोबिक डिसेंट्री होती है, कालाजार, ये सारी बीमारियां जो होती है ये प्रोटोजोआ ही करता है। बाकी सारी चीजें क्या है, एजेंट हो सकता है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उसमें जो टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोटोजोआ हो गया। नेक्स्ट आया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी बहुत सुना होगा, कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जो आप दही जो जमता है, जैसे आप दही कर्ड जो होता है, कडलिंग जब होती है वो कब होती है, जब उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो उसे कन्वर्ट करता है, एंड दैट बैक्टीरिया इज अ गुड बैक्टीरिया फॉर योर गट। हैव यू लिसन अबाउट अ याकुट। याकुट अब आ रहा है ना बहुत सारा, वो क्या है, वो प्रोबायोटिक बोलते हैं। प्रोबायोटिक जस्ट बिकॉज उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है। आप उसके बारे में भी हायर स्टडीज में पढ़ोगे, लीव इट। तो बैक्टीरिया जो है, कौन से बैक्टीरिया है रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है इनके जो इसके बारे में जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे इसमें इसके जो सिलेटरी मसल्स, ये सारे जो आप पढ़ोगे ये सब आप आगे क्लासेस में जाके पढ़ोगे। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, निमोनिया, यानी जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, चेस्ट जम जाता है, ये सब बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, कॉलरा, डायरिया, लूज मोशन भी होते हैं, ये सब भी बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका वायरस। वायरस तो बहुत सुना है अब आपने, है ना, जब कोविड के टाइम में आपने सुना है कोरोना आया, सब वायरस आया, तो सब वायरस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो वायरस जो है वो भी एक तरह का टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये कोरोना का वायरस ऐसे ही देखे जा रहे थे ना, वायरस का लगभग स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, तो इसलिए ऐसा बनाया गया है। तो वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, कॉमन कोल्ड यानी आप छींकते हो ना, कोई वायरस से होता है। फ्लू, चिकन पॉक्स यानी चिकन पॉक्स जो होता है, ये सारे कम्युनिकेबल हैं। पोलियो, मीजल्स, एड्स, कोविड-19, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, याद रखना, यानी एक से दूसरे में होता है। तो प्रिकॉशन लेके जरूर चलना है जब किसी को वायरस के थ्रू बीमारी फैले, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज हो तो आपको प्रिकॉशन लेना ही है। फंगई, फंगई से बोलेंगे, फंगई से कैसे हो जाता है, फंगस से भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आपको मशरूम दिख रहा है, अब बोला मशरूम तो हम खा रहे हैं, नहीं, सारे मशरूम जो है वो मशरूम जो आप खाते हैं ना वही फंगस ही है, लेकिन सम फंगस आर एडेबल, आप खा सकते हो, एंड सम आर नॉन एडेबल। इसलिए हर एक मशरूम को अपने आपको दिख जाए कि ये वाला हम खा सकते हैं तो नहीं खा सकते, उसके लिए पर्टिकुलर है कि आपने यही खाना है, एडिबल वाला ही आप फंगई खाते हो। तो फंगस से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, यूजुअली स्किन इन्फेक्शन जो होता है वो फंगस की वजह से होता है। अब कम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड होता है, कम्युनिकेबल डिजीज जो है
वो माइक्रोब से स्प्रेड होता है। माइक्रोब कहां पर प्रेजेंट होगा? कंटामिनेटेड वाटर, एयर और फूड में, यानी कि हवा में, पानी में और खाने में। यानी बिना ढके हुए खाना को अगर बाहर रख दो और उसे मक्खी आके बैठ जाए ना, तो वो कंटामिनेटेड हो जाता है और उससे भी डिजीज स्प्रेड होता है। अब जो है एयर से या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कौन से डिजीज स्प्रेड होते हैं? फ्लू, कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। यानी छींक आती है तो आपको फ्लू, ठंड लग जाती है, यानी आपका नाक जो है रनिंग नोज हो जाता है, ठंड लगती है आपको। ये सब जो है ये क्या है? डायरेक्ट और एयर कांटेक्ट की वजह से होता है। डिजीज स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। फूड और वाटर से कौन कौन से डिजीज होते हैं? यानी खाना खाने की मतलब जो खाना खाने की जो कंटामिनेटेड फूड है और पानी की वजह से कौन से डिजीज होते हैं आपको? टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, कॉलरा हो गया, पोलियो हो गया, डायरिया हो गया। ये सब आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने से आपको हो सकता है। सो डिजीज स्प्रेड थ्रू एनिमल। अब एनिमल भी रिस्पॉन्सिबल है डिजीज को फैलाने के लिए। अब कैसे हैं? जब जैसे कि मलेरिया, मलेरिया के लिए मॉस्किटो हो गया, डेंगू, डेंगू के लिए भी मॉस्किटो है लेकिन उसे फ्लाई यूज करते हैं, और प्लेग जो है वो भी क्या है? बग से होते हैं। यानी कि मलेरिया, डेंगू, प्लेग ये सब जो है वो एनिमल से ही स्प्रेड होता है। अब जैसे एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस, जो कि मलेरिया के रिस्पॉन्सिबल होती है। फ्ली जो है, यानी जो फ्ली है वो क्या है? रैट जो है वो कैरी करते हैं प्लेग के लिए। यानी कि रैट जो है, रैट से नहीं होता है प्लेग, लेकिन वो जो कैरी करता है, किसको कैरी करता है? फ्ली। फ्ली माइक्रोब्स है उसे कैरी करता है, और जब वो काटता है तो वो फ्ली को उसकी बॉडी में डाल देता है, जिसकी वजह से प्लेग स्प्रेड होता है। और एक को हुआ तो एक से दूसरे को हो जाता है। अब कैसे हम एक कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सके? सबसे पहले कि हमें कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंट करना है, क्योंकि एक से दूसरे में स्प्रेड होता है। स्प्रेडिंग जो डिजीज होती है वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होती है, तो उसके लिए कैसे बचाव कर सकते हैं? हमें क्या है? सनलाइट और हीट, यानी कि प्रॉपर सनलाइट और हीट अगर हमें प्रोवाइड होती है तो कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक तरह से रुक जाता है। यानी कि अगर घर पर सनलाइट हो रही है, आती है और प्रॉपर हीट है, यानी ठंडा अंधेरा अंधेरा ना हो, उस जगह पर कम्युनिकेबल डिजीज कम स्प्रेड होता है। वाटर को क्लीन रखो और खाना भी क्लीन खाओ। मॉस्किटो को ब्रीड करने से बचाओ और फ्लाइज को भी ब्रीड करने से बचाओ। जितना कम ब्रीड करेंगे उतना कम डिजीज स्प्रेड होगा। वैक्सीनेशन होना चाहिए जरूर आपको। वैक्सीनेशन अगर आप टाइम टू टाइम कराएंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज से आप प्रिवेंट हो सकते हो। सनलाइट और हीट से हम कैसे बच सकते हैं? जब आप कोई भी कपड़े या क्लॉथ जो भी है आप उसे बाहर रखते हो, तो जो सन जो है वो क्या करता है? माइक्रोब्स को क्या करता है? किल कर देता है। इसलिए सन को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। यानी कि आपको यहाँ पर नेफ्थलीन बॉल, वो सारे जो नेफ्थलीन बॉल में फिनाइल की जो गोलियां आप बोलते हो यूज करते हो, नेफ्थलीन बॉल को वो यूज कर सकते हो डिसइंफेक्टेंट के लिए, लेकिन वो आप अंदर रखते हो। लेकिन अगर आप उसे सनलाइट में रखते हो तो देन इट इज अ वेरी गुड, बिकॉज वो नेचुरल है और ना ही वो आपके बॉडी को या फिर आपके आप इनहेल करते हो उसे। तो ये एक तरह का नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है और बेस्ट है। और दूसरी जब आप खाने को, जैसे सनलाइट और हीट से, यानी आप जब भी खाना गर्म करते हो तो क्या होता है? जब बॉइलिंग करते हो तो उससे क्या होता है? माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, और जब माइक्रोब्स किल होते हैं तो फिर आप उसे पी सकते हो। जैसे कि दूध है, अगर आप दूध को भी गर्म करते हो, बॉयल करते हो ना, पॉस्चराइज्ड मिल्क आप लेके आते हैं, जो आप पैकेट का जो मिल्क होता है ना वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है, उन्होंने किल किया होता है, बट इट इज बेटर दैट यू कैन बॉयल इट, डोंट ट्राई टू टेक इट रॉ, क्योंकि समटाइम क्या होता है? कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो उसमें सेटल्ड होते हैं और वो आप रॉ लेते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में चला जाता है। तो बेटर है आप उसे क्या करो? बॉयल करो, देन ओनली यू विल टेक। डीप फ्राइंग से भी क्या होता है? जो है ये माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। क्लीन वाटर एंड फूड का मतलब यह है कि आपको वाटर को जो है क्लीन वाटर लेना है, यानी बॉईल करना है, क्लोरीन डालनी है, क्लोरीन का टैबलेट ले सकते हो, क्लोरीनेशन कर सकते हो और वाटर फिल्टर यूज कर सकते हो। हाइजीन हैबिट्स आपको क्या डेवलप करनी है? अपनी हैबिट्स आपको क्या डेवलप करनी है? आपको हमेशा अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। मतलब डर्टी हैंड में माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपको बॉडी में जा सकते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट को बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग, मैक्सिमम मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं? काटते हैं फिर वॉश करते हैं। आपको कभी भी काट के वॉश नहीं करना है। रीजन, अगर आपकी मम्मी भी काट के वॉश कर रही है तो आप अपने मम्मा पापा को भी रोको कि भाई नहीं, इसे काट के नहीं वो करना है वॉश, क्योंकि काटने के बाद में उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी उसमें विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं, वो क्या होता है? वाटर के साथ में बह जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल है, यानी वो पानी में घुल जाते हैं और वो सारे जो है उसके साथ वॉश हो जाते हैं। तो फायदा नहीं है ना उस वेजिटेबल को खाने का। फायदा कौन सा वेजिटेबल खाने का? जिसमें आपको पूरे से पूरे न्यूट्रिएंट मिले। सो पहले से वॉश कर लो, उसके बाद आप उसे
कट करो, क्योंकि कट करते हो तो जितने पोर्शन कट करोगे उन सब के हिस्सा का विटामिन वॉश आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है फूड को कवर करो ताकि फ्लाइज ना आए। वाटर और फूड को क्लीन कंटेनर में स्टोर करना है आपने, है ना। अब कैसे मॉस्किटो और फ्लाई को आप ब्रीडिंग करने से रोक सकते हैं, यानी पैदा होने से रोक सकते हो। आपको पानी को स्टैग्नेट नहीं होने देना चाहिए, यानी कि खड़ा नहीं होने देना। पानी रुकी हुआ पानी, यानी कई जगह पानी जमा हुआ है ना, जैसे कटिंग हो गया, ये सब हो गया, उस जगह पर आपने पानी को नहीं आने देना है, जिससे कि मॉस्किटो ब्रीड कर सके। क्योंकि और फ्लाई जो है वो गंदगी और कचरे में होता है। आप घर साफ कर दो लेकिन बाहर कचरा डाल दो, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर फ्लाइज नहीं आएगी, वो घर में ही घुसेगी फिर। तो बेटर क्या है, आप अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखो और अपने घर को भी क्लीन करो, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है कैसे आप मॉस्किटो को ब्रीड करने से रोक सकते हो। तो कैसे रोक सकते हो, हमेशा वाटर टैंक को कवर रखो, वाटर को कलेक्ट नहीं होने दो डिचेस में यानी गड्ढे में, ड्रेनेज पॉट में, वेसल में और कूलर में। फुल स्लीव के शर्ट्स और ट्राउजर पहनना है आपने। हाउस और नेबरहुड को फ्यूमिगेटेड करना है, यानी कि आपने देखा होगा कि धुएं से जो है चारों तरफ में वो स्प्रे करके चले जाते हैं, दैट इज एन इंसेक्टिसाइड को फ्यूमिगेटेड करते हैं वो। और ड्रेन और सीवर जो है वो हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और प्रिवेंट वाटर लीकेज जो है टैप से, एयर कंडीशनर से, कूलर से हमेशा प्रिवेंट करना चाहिए। और अगर वो लीक हो रहा है तो आप उसे रिपेयर करवाइए। वैक्सीनेशन आपको करना है टाइम टू टाइम। वैक्सीनेशन जो है वो है क्या है, इट इज एक्ट ऑफ इंजेक्टिंग अ पर्सन विद अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट हिम और हर फ्रॉम डिजीज, यानी डिजीज से बचाने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन जो है डिजीज के लिए है, जैसे कि पोलियो, कॉलरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, मीजल एंड मेनिंजाइटिस, यानी इन सब के लिए आपके पास वैक्सीनेशन है। इवन कोविड-19 के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आप कैसे हेल्दी और फिट रह सकते हो, ईट बैलेंस डाइट, फूड दैट इज रिच इन रफेज यानी होल ग्रेन फूड, plenty of fruit and vegetable, exercise regularly as it make bone and muscle stronger, get enough rest and sleep, keep your surrounding clean।